एक और वरिष्ठ प्रवक्ता जुड़े हुए एनसीपी प्रवक्ता हमारे साथ मौजूद हैं, बृजमोहन श्रीवास्तव जी। दरअसल हर बार क्योंकि शरद पवार सीनियर लीडर हैं, तजुर्बेकार हैं, उम्र में भी बड़े हैं, तो उनकी तरफ हर किसी ने देखा, दीदी ने भी देखा, उनका नाम आगे किया गया, लेकिन राष्ट्रपति कैंडिडेट के लिए उन्होंने मना कर दिया। कोई खास वजह इसके पीछे? देखिए कि परिवार में जो मुखिया होता है, जो उम्र में बड़ा होता है, जिसके पास अनुभव ज्यादा होता है, तो सबसे पहले उनसे पूछा जाता है। तो उनके इनकार को इस तरीके से देखना कि इसमें किसी प्रकार की इस एकता में असफलता छुपी हुई है, तो मैं सोचता हूँ ठीक नहीं होगा, बल्कि मैं तो इसमें एक सफलता देखता हूँ। आदरणीय पवार साहब ने जब इसके लिए मना किया है तो उनको कहीं ना कहीं यह संभावना दिख रही है कि 2024 से भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ इस देश में माहौल बनेगा और वो सरकार नहीं बना पाएंगे, क्योंकि हम लोग पहले दिन से मानते हैं कि आदरणीय शरद पवार साहब इस देश के लिए बेहतर एक प्रधानमंत्री के उम्मीदवार हैं, थे और रहेंगे। यह हम लोगों की मान्यता है। तो मैं सोचता हूँ इसको हम लोग तो उस नजरिए से देखते हैं। लेकिन आपने जो एक आज जो विषय जिसपे हम चर्चा कर रहे हैं, ये बहुत ही गंभीर विषय, और मैं सोचता हूँ इसके लिए 30 मिनट भी बहुत कम है। इसके लिए आपको सीरियल चलाना पड़ेगी। अब इसको अगर हम आज की तारीख में देखते हैं तो इस बैठक की उपलब्धियां क्या है, हम उस पर बात अगर करें तो आप देखिए कि ममता जी के साथ जो कम्युनिस्ट पार्टीज है उन्होंने आके बैठकर बात की है। ये अपने आप में हम एक बड़ी उपलब्धि मानते हैं। सहमति की शुरुआत यहीं से होती है। राष्ट्रीय स्तर पर आज शिवसेना, कांग्रेस एक साथ बैठ के बात कर रहे हैं, इसे मैं एक बड़ी उपलब्धि मानता हूं। और इससे बड़ी उपलब्धि मैं इस बात को भी मानता हूं कि कांग्रेस ने वहां पर नेतृत्व न करने के स्थान पर उस बैठक में एक हिस्सेदार बनकर अपनी भूमिका निभाई है। ये इसे मैं बहुत बड़ी उपलब्धि मानता हूं। मैं मराठे साहब की इस बात से सहमत हूं कि ये लोग, आप पार्टी किसी भी हालत में भारतीय जनता पार्टी को मत नहीं देगी। अब जब मत नहीं देगी तो यहाँ पे अगर इस बैठक, लेकिन आपकी बैठक में साथ भी तो नहीं थी आम आदमी पार्टी। नहीं, साथ आने का मतलब ये थोड़ी कि ये वोट नहीं डालेंगे। जो राजनीतिक दल मत के माध्यम से निर्वाचित होता हुआ आ रहा है, क्या आपको ऐसा लगता है कि जब राष्ट्रपति जी का चुनाव होगा तो उसमें मतदान नहीं करेंगे? स्पष्ट है कि मत भारतीय जनता पार्टी के लिए नहीं जाएगा। दूसरी बात में प्रभाकर जी को मैंने सुना, मैं स्पष्ट कर दूं, 49 नहीं है, ये रेशियो है 48-52 का है। अब आज भारतीय जनता पार्टी के ऊपर ये दायित्व है, क्योंकि निश्चित रूप से वो भारत सरकार में है और उनकी पहली प्राथमिकता होना चाहिए कि राष्ट्रपति उनकी मंशा के अनुरूप आए। तो आज भारतीय जनता पार्टी की जिम्मेदारी ज्यादा बड़ी है कि वो किस प्रकार से देश। अच्छा बृजमोहन जी, एक बात मुझे बताइए कि अगर ये प्रधानमंत्री पद का कैंडिडेट चुना जाना होता और शरद पवार जी का नाम आगे किया जाता, तो क्या वो मना करते इसके लिए? मैं तो कह रहा हूं ना कि वो तो मेन स्ट्रीम के पॉलिटिशियन है, वो मुख्य धारा की राजनीति करते हैं और वो सक्रिय राजनीति में। मैं आपको बता दूं कि आज इतनी उम्र होने के उपरांत भी वो सुबह 5:30 बजे से लेकर रात के 11 बजे तक लोगों के बीच में रहते हैं। ये उनकी उपलब्धि है। और किसी भी नौजवान व्यक्ति से कहीं ज्यादा उनमें शक्ति है और उनसे ज्यादा उनमें उत्साह है। तो वो मेन स्ट्रीम के पॉलिटिशियन है और निश्चित रूप से हम लोग भी चाहते हैं वो मेन स्ट्रीम की राजनीति में रहे, क्योंकि हमको पूरा विश्वास है कि 2024 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार निर्वाचित नहीं हो पाएगी। आज भी उनको 40% वोट मिल रहा है, 50% वोट तो इस देश में उनके खिलाफ है। अभी इसी में आप देखिए यहाँ का 10,80,000 वोटर्स में से उनके पास कितने वोट है? उनके पास वोटों की कमी है। तभी आदरणीय राजनाथ सिंह जी और आदरणीय नड्डा साहब को उनकी पार्टी ने कहा है कि आप जाके लोगों से बातचीत करिए। अभी तक ये निश्चित नहीं है कि आदरणीय बिहार के मुख्यमंत्री साहब का क्या होगा, नीतीश कुमार जी का फैसला क्या होगा। ये बहुत सारी चीजें अभी। और तीसरी बात मैं जो कहना चाहता हूं, कल की जो बैठक है आदरणीय ममता बनर्जी साहब ने इसकी शुरुआत की है। पहला दिन था, लोग बैठे, बात हुई, 22 पार्टियों को बुलाया था, 18 पार्टियां उपस्थित हुई। 2 पार्टियों ने कहा कि अपना कारण बताया कि हम क्यों नहीं आ पाए। 2 लोगों से ममता जी ठीक है, चलिए अच्छी बात है, जैसा आप सोच रहे हैं आगे चल के वैसा ही हो। और अभी ये शुरुआत है। ठीक है, आप कह रहे हैं शुरुआत है, लेकिन बीजेपी कह रही है कि जब सबके अपने अपने हित जुड़े होंगे तो फिर कैसे एक साथ नजर आएंगे। विक्रम सिंह जी भी जुड़ गए हैं, शिवसेना नेता मेरे साथ मौजूद हैं। मैं आपका रुख करूंगी, लेकिन राजीव जो बात आप कह रहे थे, देखिए वो एनसीपी नेता बृजमोहन सिंह ने कह दिया कि एक एक्टिव नेता राष्ट्रपति चुनाव क्यों लड़ना चाहेगा। हाँ, अगर ये होता प्रधानमंत्री कैंडिडेट चुना जाना तो डेफिनेटली कि ना नहीं होती और हर कोई आगे चलकर आता और फिर मुश्किल हो जाती कि किसको आगे करे। देखिए, बात शुरू करने से पहले विपनेश, आपको अहमद फराज का एक शेर सुनाता हूँ। हेलो,
विपनेश, मैं अहमद फराज का एक शेर सुनाता हूँ। कठिन है रह गुजर, थोड़ी दूर साथ चलो, बहुत लंबा है सफ़र, थोड़ी दूर साथ चलो। तो ये रास्ता विपक्ष के लिए बहुत कठिन है, बस थोड़ी दूर चलने का अभी आह्वान है कि अभी थोड़ी दूर साथ चलते हैं। दरअसल आप भारत में देखें तो ममता बनर्जी कांग्रेस से निकली, शरद पवार कांग्रेस से निकले, वाईएसआर कांग्रेस से निकले, आज तीनों सत्ता में है कांग्रेस से निकल करके। तो और कांग्रेस पार्टी देश भर में अकेली कांग्रेस पार्टी के अलावा आम आदमी पार्टी है जिसकी 2 राज्यों में पूर्ण बहुमत की या आप कहिए जबरदस्त बहुमत की सरकार है। तो अभी विपक्ष एक दूसरे से लड़ता रहा है, अब मोदी से मिल करके लड़ने की तैयारी कर रहा है, लेकिन दरअसल ऐसा होना ज़मीन पर बड़ा मुश्किल है, क्योंकि लंबे समय तक ये आपस में लड़ते रहे हैं लोग। लेकिन इसी देश में ऐसा हुआ है, अभी 1900 जेपी आंदोलन के बाद जब 77 में चुनाव हुए थे, तो आपको पता है कि भारतीय जनता तत्कालीन जनसंघ ने अपने आप को विलय कर दिया था जनता पार्टी में, और एक ही साथ कम्युनिस्ट और आरएसएस दोनों कांग्रेस खिलाफ सामने आ गए थे, बीजेपी। और इसी तरह 1989 में विश्वनाथ प्रताप सिंह के समय कम्युनिस्ट पार्टी और बीजेपी दोनों ने एक सरकार को ऐसा हुआ है, राजनीति में प्रयोग होते रहे हैं। दरअसल जब एक सत्ता शिखर पर पहुंच जाती है, एक इनविंसिबल स्टेज पर जब नेता पहुंच जाता है, तब देश में और दुनिया में ऐसे प्रयोग हुए हैं कि बाकी विरोधी दल, विपक्षी दल एक साथ होते हैं। लेकिन भारत में वर्तमान परिस्थितियों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ये सारे लोग मिल करके अलग अलग अपने अपने गढ़ में चुनौती दे पाएंगे, वो एक अलग बात है। और जब प्रधानमंत्री का चुनाव होगा, देश का चुनाव होगा, तो ये सारे लोग प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बराबर कोई दूसरा चेहरा जिसकी पूरे देश में उतनी ही एक्सेप्टेबिलिटी हो, ऐसा कोई खड़ा कर पाएंगे। निश्चित तौर पर वर्तमान भारतीय राजनीति में शरद पवार राजनीति के सबसे चतुर खिलाड़ी, सबसे विपक्ष के नेताओं में एक बड़े जननेता, और तमाम वो खूबियां शरद पवार में हैं। लेकिन क्या शरद पवार महाराष्ट्र से बाहर उसी तरह का कोई आकर्षण, उसी तरह का जनता का कोई लगाव, जनता का कोई इस तरह से नीतियों के प्रति शरद पवार को महाराष्ट्र के बाहर किस तरह का जन समर्थन मिलेगा? ममता बनर्जी बंगाल से बाहर निकले तो फिर वो क्या रह जाएंगी? ये सब बड़े सवाल है जो 2024 से पहले विपक्ष को आईने में तलाशने होंगे। बिल्कुल राजीव, आपने सही कहा कि चुनौतियां ढेर सारी, इतना आसान नहीं होगा प्रधानमंत्री का मुकाबला करना 2024 में। और हो सकता है कि इसीलिए ममता बनर्जी कोशिश कर रही हैं, देखना चाहती हैं कि क्या इसका रिजल्ट निकल सकता है और हमें फिर आगे कैसी प्लानिंग करनी है। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।